नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति एक संक्षिप्त राय विचार विमर्श मंतव्य लेकर हाजिर हूं। और आज मैं एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपना राय विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। और यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न वर्षों पुरानी प्रश्न है, जो जनमानस के दिलो दिमाग पर छाई हुई है, जो जनमानस के मानस पटल पर हमेशा से छाई हुई है। और यह प्रश्न लोगों के मन में हमेशा से उमड़ते रहा है। तो इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर रूप में यह वीडियो लेकर आज मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। तो आज मैं इस विषय पर विचार करूंगा, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका, संसद या न्यायपालिका, अर्थात सरकार या सुप्रीम कोर्ट, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। यह प्रश्न बहुत पुरानी प्रश्न है, वर्षों पुरानी प्रश्न है और हमेशा से ही लोगों के मन में यह प्रश्न उमड़ता रहा है। तो आज इस प्रश्न के ऊपर विचार करने के लिए यहाँ मैं हाजिर हूँ। हालांकि इस विषय पर मैंने पूर्व में भी एक वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूँ, एक चर्चा प्रस्तुत कर चुका हूँ। और मैं पुनः संक्षिप्त में बात को आगे बढ़ाने के लिए, बात को और सरल ढंग से स्पष्ट करने के लिए और विस्तृत व्याख्या देने के लिए आज मैं पुनः इस विषय पर अपना उत्तर लेकर के यहाँ हाजिर हूँ। तो चलिए अब हम विचार करते हैं। हालांकि चर्चा बहुत संक्षिप्त होगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वर्षों से इस पर विचार किया जाता रहा है। केंद्रीय संसद और न्यायपालिका के बीच, सुप्रीम कोर्ट के बीच भारत में हमेशा से खींचतान चलता रहा है। तो इस पर चर्चा विस्तार से हो सकती है, चर्चा विस्तार रूप ले सकता है। अतः मैं यहाँ अति संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा और पुनः इस विषय पर एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चलिए अब हम विचार करते हैं। तो आज दुनिया में लोकतंत्र है, दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित है और लोकतंत्र के सिद्धांत रूसों द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है। यानी लोकतंत्र रूसों के प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत से व्युत्पन्न है, सामान्य इच्छा के सिद्धांत। अब मैं यहां संक्षिप्त में बताऊंगा कि सामान्य इच्छा क्या है। सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा लोकमत नहीं है, बहुमत नहीं है। सामान्य इच्छा हर एक की इच्छा है। यह एक व्यक्ति की इच्छा हो सकती है या यह कुछ लोगों की इच्छा हो सकती है या सबकी इच्छा हो सकती है। सामान्य इच्छा, सबकी इच्छा जो एक जैसी है, वही सामान्य इच्छा है। और यदि हम अति संक्षिप्त में कहें, एक वाक्य में कहें, तो सामान्य इच्छा व्यक्ति के अंतश्चेतना है, अंतर्मन है। व्यक्ति के अंतर्मन ही सामान्य इच्छा है। और लोकतंत्र के सिद्धांत रूसों द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत से व्युत्पन्न है, निकला है। तो लोकतंत्र में जनता सर्वे सर्वा होती है। संप्रभुता जनता में निहित होती है, सोवरेनिटी जनता में निहित होती है। और संप्रभुता का मतलब है पूर्णतः स्वतंत्र,
हर तरह के नियंत्रण से परे। संप्रभुता का मतलब है द मोस्ट पावरफुल, और लोकतंत्र में जनता द मोस्ट पावरफुल है, अर्थात सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि सभा जो जनता के बदले में होते हैं, संप्रभुता परोक्ष रूप से उसमें ही निहित होती है। प्रत्यक्ष रूप से जनता में, परोक्ष रूप से उनके द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि सभा में। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में संसद भारत की जनता का एक प्रतिनिधि सभा, और इस दृष्टि से संप्रभुता का प्रतिनिधित्व संसद करता है। और संप्रभुता का मतलब होता है द मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है, और भारत का संविधान भी भारत का सर्वोच्च कानून है। और भारत का संविधान भारत के जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा निर्मित है, यानी जनता द्वारा चुनी हुई एक प्रतिनिधि सभा द्वारा निर्मित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि संविधान का निर्मात्री अंतिम रूप से भारत की जनता है, और किसी भी देश के संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है, और उस देश के व्यवस्थापिका सभा द्वारा बनाए जाने वाले कानून भी संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए। संविधान की आत्मा संविधान के प्रस्तावना है। संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना है। आत्मा की मूलभूत विशेषता यह होती है कि आत्मा अजर है, अमर है, अपरिवर्तनशील है। इसे किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता, इसका क्षय नहीं हो सकता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यह अजर, अमर, अविनाशी और नित्य है, हमेशा रहने वाला है। तो आत्मा का परिवर्तन नहीं है। और संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट को संविधान के संरक्षक के रूप में रखा गया है। भारत के संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है, अर्थात संविधान का संरक्षण करने का काम उसे दिया गया है। और संसद द्वारा निर्मित कोई भी कानून जो संविधान के मूल ढांचा, मूल संरचना के खिलाफ हो, उसे वह निरस्त कर सकता है। मूल संरचना पर प्रभावित करने वाला हो, उसे वह निरस्त कर सकता है, उसे वह अवैध घोषित कर सकता है। और इस दृष्टि से संविधान के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट है। संप्रभुता किसमें निहित है? देश की जनता में। परोक्ष रूप से किसमें निहित है? देश की जनता द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि सभा में, अर्थात संसद में। संप्रभुता का क्या मतलब है? द मोस्ट पावरफुल, द सबसे ज्यादा शक्तिशाली। और संविधान सामान्य इच्छा से ही निकला है। लोकतंत्र में संविधान सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। और सामान्य इच्छा, अंतर्चेतना, अंतर्मन, इसे हम दूसरे शब्दों में आत्मा भी कह सकते हैं। प्रस्तावना ही सामान्य इच्छा का द्योतक है, संविधान की प्रस्तावना। अब भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह अधिकार दिया गया है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वह सुप्रीम कोर्ट को गठन करेगा और सुप्रीम कोर्ट के जजों का नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति यदि आवश्यक समझें तो सुप्रीम कोर्ट के जजों से परामर्श कर सकते हैं, या हाई कोर्ट के जज से या परामर्श कर सकते हैं। लेकिन सीजीआई की नियुक्ति के बाद अन्य जजों की नियुक्ति में सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति के बाद
अन्य जजों की नियुक्ति के लिए सदैव राष्ट्रपति सीजेआई से परामर्श करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह परामर्श को अर्थ सहमति बताया, यानी कि राष्ट्रपति को सीजीआई से सहमति लेना होगा। यदि सहमति नहीं हो तो फिर नहीं, वह नियुक्त नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संसद को भी यह अधिकार है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को सिद्ध गदाचार या इनकैपेसिटी, अक्षमता के आधार पर, सिद्ध गदाचार और अक्षमता के द्वारा उसे अपदस्थ कर सकता है, हटा सकता है। तो संसद का अधिकार है कि जज को हटा सके, नियुक्ति भी करे तो हटा सके। हटाने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नियुक्ति पर सरकार का अधिकार सीमित है जजों का, लेकिन हटाने पर संसद फुल पावरफुल है, कभी भी हटा सकता है सिद्ध गदाचार के माध्यम से। अब कैसे हटाया जाता है, लंबी प्रक्रिया है। मैं बात को संक्षिप्त, समय का अभाव है, संक्षिप्त में रखूंगा। कैसे हटाया जाता है अलग सब्जेक्ट है, यहां मैं उसकी बात नहीं करूंगा। इतना ही मैं बता रहा हूं कि संसद को यह अधिकार है कि जज को अपदस्थ कर सकता है, और इस दृष्टि से संसद ज्यादा पावरफुल है। लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता जनता में है और जनता द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधियों में है, प्रतिनिधि सभा में। तो इस दृष्टि से मोस्ट पावरफुल संसद हुआ। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि संविधान का संरक्षक, हम दूसरे शब्दों में कहें तो बॉडीगार्ड, कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वो संरक्षक मात्र है। और मैं यहां यह बता दूं कि आत्मा संविधान के प्रस्तावना में है, संविधान के प्रस्तावना में आत्मा है। संविधान बॉडी हो गया और प्रस्तावना उसकी आत्मा। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, उसे संरक्षण की जरूरत है ही नहीं। प्रस्तावना के अधीन ही, संविधान के प्रस्तावना के अधीन ही काम करना है सबको, संसद को भी, जुडिशियरी को भी। अब संरक्षण आत्मा का कोई नहीं हो सकता है, प्रस्तावना का संरक्षक कोई नहीं हो सकता है। तो अपने कार्य के सहूलियत के लिए, अपने काम को, अपने उद्देश्य को पूर्ति के लिए संरक्षक, बॉडीगार्ड के रूप में संरक्षक को, संविधान के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट एक संरक्षक के भूमिका में है, अर्थात वह आत्मा के दास है, प्रस्तावना के दास है, और प्रस्तावना ही सर्वशक्तिमान है, जिसका रिप्रेजेंटेशन सामान्य इच्छा के रूप में भारत के जनता द्वारा और भारत के जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सभा द्वारा होता है। तो मैं यह बात को पुनः यति संक्षिप्त में कहूंगा एक वाक्य में कि सैद्धांतिक तौर पर संसद मोस्ट पावरफुल है, जन्म से संसद मोस्ट पावरफुल है, लेकिन विशेष सिचुएशन में संसद की जब शक्तिहीन हो जाती है, उसका शक्ति का क्षय हो जाता है किसी कारणवश, मान लीजिए किसी व्यक्ति किसी कारण से, बीमारी के कारण या रुग्ण हो जाने के कारण, रोगग्रस्त हो जाने के कारण, या किसी वजह से व्यक्ति का शक्ति क्षीण हो जाता है, तो वह बहुत कमजोर हो जाता है। अब दूसरे शब्दों में एक उदाहरण से यहां मैं बता दूं कि जंगल का शेर जन्म से ही शेर है, राजा है, लेकिन कोई कारण बस अपंगता के कारण, अपंगता से या बीमार हो जाने के कारण, रुग्ण हो जाने के कारण
यदि वह अति कमजोर हो जाता है तो जंगल के अन्य शक्तिशाली पशु, जैसे मान लें बाघ, उस पर शेर बनने का कोशिश करता है, उस पर अपना धौंस जमाता है, उस पर आंख दिखाता है, यानी वह बाघ शेर बनने का कोशिश करता है, लेकिन जन्म से शेर नहीं है। जन्म से शेर तो शेर ही है। बीमार हो गया, कमजोर हो गया, शक्तिहीन हो गया तो अब आप शेर बन सकते हो। वही स्थिति यहां है। जब संसद कमजोर पड़ जाती है, यानी किसी राजनीतिक दल का फुल मेजोरिटी नहीं होता है दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, फुल मेजोरिटी के अभाव में खिचड़ी प्रकोष्ठ सरकारें होती है, तो फिर संसद बहुत कमजोर हो जाता है। ऐसे में जुडिशियरी शेर बनने का कोशिश करता है। सिद्धांतिक तौर पर प्रभुता जनमानस में है, देश की जनता में है, और जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि सभा में है, और सैद्धांतिक तौर पर संप्रभुता ही सर्वशक्तिमान है। तो आज मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं, चर्चा को यही समाप्त करता हूं, और सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी को, सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।